नमस्कार। आज वर्ल्ड एस्थमा डे के उपलक्ष्य में आप सबका आईएमए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि एस्थमा जो है बच्चों में, किशोरों में और बुजुर्गों में काफ़ी तकलीफ देने वाली बीमारी है, लेकिन अब ऐसे इलाज, ऐसे इनहेलर्स अवेलेबल हैं जिनसे कि मरीज की जिंदगी को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। इस वर्ल्ड एस्थमा डे पर हम चाहते हैं कि सुलभ इलाज सबके लिए अवेलेबल हो, जो 2025 की थीम भी है। और आज वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे साथ कानपुर आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर कुणाल सहाय हैं। मेरी दाईं तरफ प्रोफेसर सुदीप चौधरी, जो मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो हैं। और हमारे आईएमएमएस के चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, वो हमारे साथ हैं। 2 लोगों को और आना था, लेकिन शायद इमरजेंसी की वजह से वो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, हो सकता है वो आ जाएं। तो इस चर्चा के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर कुणाल सहाय को कहूंगी कि वो कुछ शब्द कहें। थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि अस्थमा एक बीमारी है जो बचपन से लेके छोटे बच्चों में भी सांस की प्रॉब्लम करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट जब मरीज को बताया जाता है कि नहीं, हम लोग आपको ये दवा दे रहे हैं, पहला डायलॉग होता है कि डॉक्टर साहब इनहेलर मत दीजिएगा, या कोई सूंघने वाला नहीं, हमें सिरप या गोली दे दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहता है, इसकी आदत पड़ जाएगी इनहेलर की। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आप सिंपल कैलकुलेशन देखें। जो हम लोग की मेडिसिन होती है, जो सिरप या गोलियों के रूप में होती है, उसमें सारी डोजिंग मिलीग्राम में होती है, जबकि इनहेलर्स जो कि डायरेक्टली हमारे लंग्स में जा रहे हैं, उसमें डोज माइक्रोग्राम में होती है। तो बहुत ही कम डोज से हम लोग को ज्यादा फायदा मिल रहा है। मैं अपने पेशेंट को इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग को आपको मैं अगर सिरप देता हूँ तो सिरप आपके पेट में जा रहा है, पेट में जाएगा, फिर डिजोल्व होगा, खून में मिलेगा, एंड देन आफ्टर फेफड़े में पहुंचेगा। इनहेलर्स डायरेक्टली फेफड़े में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि हम लोग इनहेलर की आदत पड़ जाएगी। उसके मुकाबले सिरप या गोली के मुकाबले इनहेलर्स मच बेटर है। हम लोग की इस एंड साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। हम लोग की इस बार की थीम भी यही है कि सबके लिए इनहेलर्स उपलब्ध कराए जाएं। एंड हम लोग जो वर्ल्ड अस्थमा डे है, आज 6 तारीख को मनाया जाता है, 6 मई को, उसकी थीम सिर्फ इनहेलर्स पे ही बेस्ड है। इसके आगे मैं चाहूंगा कि हमारे दिग्गज चेस्ट डिपार्टमेंट के चेस्ट के मरीजों के लिए एक तरह से मैं कहूंगा भीष्म पितामह है डॉक्टर सुदीप चौधरी सर, वो कुछ हम लोग को ज्ञान बताएं। सभी प्रबुद्ध जनों को, जो समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत कुछ डॉक्टर कुणाल सहाय और मैडम रस्तोगी ने आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको 4 प्रॉब्लम्स पे केंद्रित करना चाहता हूँ। बेसिकली इतने दिनों से वर्ल्ड एस्थमा डे कई वर्ष हो गए मनाते हुए हमको, अब वो वाली बात नहीं रही कि वो बात नहीं रही कि अब लोग इनहेलर को एक्सेप्ट नहीं करते। जी, ये जरूर है कि कुछ लोग इनहेलर से परहेज करते हैं, लेकिन अब इनहेलर को तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हेलो, मैं ऐसे तो लोगों ने इनहेलर को तो काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके लिए अभी भी काम करना जरूरी है और उसके हिसाब से काउंसलिंग करना भी जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं एस्थमा, मुझे सुनना नहीं चाहते कि मुझको एस्थमा हुआ है, खास तौर से बच्चों के मामले में। 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, इनमें जब एस्थमा बताया जाता है तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो उनको एक तो समझाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं जब हम दवाई तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों में जब हम छोड़ देते हैं फिर वही तकलीफ हो जाती है कुछ दिनों में। इसकी भी एक वजह है, ये भी लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी।
तीसरी चीज, पूरी खुराक नहीं लेते लोग दवाई की, क्योंकि वो ले जाना भूल जाते हैं। कई बार जब घर से बाहर निकले तो ले जाना भूल गए, तो जिससे 1-2 दिन में उल्टा असर होने लगता है, जिसमें लोगों को गलतफहमी पैदा हो जाती है कि साहब ये मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा। और चौथी चीज ये है, इनहेलर लेने का तरीका मेरे हिसाब से 90% लोग गलत तरीके से लेते हैं। डायरेक्ट मुंह में, अगर वो मीटर डोज इनहेलर जो गैस वाला होता है डायरेक्ट मुंह में लेते हैं बिना एक बोतल लगाए या स्पेसर लगाए, तो वो मुंह में दवाई तो चली जाएगी, लेकिन वो एब्जॉर्ब होगी मुंह के अंदर की सतह से, फिर ब्लड में जाएगी, फिर लिवर में जाएगी जहां कुछ इनएक्टिवेट होगी, तब जाके फेफड़े में पहुंचेगी। तो मामूली फायदा लोगों को होता है गलत तरीके से लेने पर भी, लेकिन असली फायदा उनको नहीं होता। दूसरी बात, फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर से कहते हैं आप डोज बढ़ाओ, तो डोज बढ़ती चली जाती है, और अंततः ये एक समस्या आती है, जब आप दवाई मुंह में ले रहे हैं तो लेते समय वो साइड इफेक्ट्स के लिए तो अवेलेबल है, बॉडी में तो चली गई, लेकिन उसको उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा। तो इसलिए लोगों को सही ढंग से इनहेलर सिखाना बहुत आवश्यक है। 3 तरह के इनहेलर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को कहा जाता है कि आप तरीका सीखो, तो वो ये कहते हैं कि अब हम तो, हमारी जो दादी लेती थी, हम तो ये भी लेते थे, वो लेते थे, तो हमें आता है, जबकि आता कुछ नहीं है किसी को। तो मेरी बस अंतिम में जो सबसे बोल्ड पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोग जब भी मरीज देखें और अस्थमा का मरीज देखें, तो एक बार अपने सामने इनहेलर यूज करा के दिखा लें बिना इंस्ट्रक्शंस के, और उनकी गलतियां सुधार लें। धन्यवाद। हमारे साथ रीजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. सिंह साहब हैं। उनसे गुजारिश है कि आज के विषय पर कुछ कहें। वैसे तो सर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया, मैं 2-3 पॉइंट बस हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो विश्व अस्थमा दिवस हम लोग मनाते हैं, जो वर्ल्ड अस्थमा डे, इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू वो जनरल पब्लिक में जाए, क्योंकि हम पेशेंट देखते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं, बट ज्यादा लोगों को बात नहीं कह पाते। इस साल जो अस्थमा दिवस जो मनाया जा रहा है उसका बेसिक पर्पज ये है, उसका जो उद्देश्य है, ये प्रूव हो चुका है कि इनहेलर थेरेपी बेस्ट थेरेपी है अस्थमा की, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 2-3 चीजें हैं, इनहेलर सेफ होते हैं, इनका एडिक्शन नहीं होता है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इवन बच्चों में और प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। तो अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो इनहेलर को रेगुलर यूज करें। 2 तरह की दवाइयां होती हैं जिससे सिम्टम्स में रिलीफ होता है, दूसरी दवाई होती है जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, जिससे लोग बहुत डरते हैं, वो माइक्रोग्राम्स में होता है, उसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है। जो स्टेरॉइड होता है वो जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है, दूसरी मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ है। तो आपके थ्रू पब्लिक में ये मैसेज आना चाहिए, अस्थमा के लिए इनहेलर्स फर्स्ट लाइन का, चाहे वो नेबुलाइजर फॉर्म में देते हैं या कैप्सूल फॉर्म में इनहेल करने के लिए देते हैं या इनहेलर्स देते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ने जैसे कहा कि पहले एक्सेप्टेंस बहुत कम था लोगों में, लेकिन आज जब समझाते हैं पेशेंट को तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, तो अमिताभ बच्चन हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, ये लोग बचपन से अस्थमा, दे आर टेकिंग इनहेलर्स, बट अभी आज की डेट में भी पूरा काम करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनको, जिनको अस्थमा है वो इनहेलर्स लेते हैं, काम करते हैं। तो ये मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए, इनहेलर्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट and they're the safest drug, not having addiction, and they are safe in pregnancy and pediatric as well. Right? Thank you. So, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सेप्टेंस मरीज में कि इनहेलर सेफ है और जरूरी है, क्योंकि जो गोलियां हैं उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है, उनकी डोज ज्यादा है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज कि उन इनहेलर्स को सही ढंग से लेना बहुत आवश्यक है। तो जैसे हम किसी को ब्लड शुगर करना या इंसुलिन लगाना सिखाते हैं क्लिनिक पे, वैसे ही वो कैप्सूल ले रहा है या MDI ले रहा है, उसका सही डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर या उसकी टीम को पेशेंट को करना चाहिए।
हमारे बीच इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी के सदस्य और हमारे एएमएस के चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, उनसे कुछ शब्द कहने की डॉक्टर Thank अनुराग, you. आप अपनी बात में एक सवाल था कि जो घरों में पेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनका कितना प्रभाव है अस्थमा पर? इनका काफी प्रभाव होता है। ये एलर्जेंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दमा होता क्या है। दो लाइन में व्याख्यान करूंगा कि जब हमारे पास कोई मरीज आता है, साल में 3 बार लगातार खांसी, जुकाम, सर्दी हो रही है, LRTI के पेशेंट हैं, लगातार 3 बार से ज्यादा, लगातार 3 साल तक ऐसे एपिसोड हो रहे हैं या उनसे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम उनको दमा की तरफ अग्रसर मानते हैं। ऐसे मरीज दमा के बहुत प्रोन होते हैं। दूसरा, जब दमा हो जाता है तो वो प्रोवोक कैसे होता है। एक बार दमा हो गया, अब एस्टेब्लिश्ड है कि ये पेशेंट दमा का है, हमें भी मालूम है, इनहेलर पे चल रहे हैं। इनहेलर होने के बावजूद भी पेशेंट को दमा का एपिसोड और ज्यादा बढ़ जाता है। एलर्जेंस होते हैं, सीजन चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी, बरसात बीच में आई, बरसात से सर्दी आई, तो ये सीजनल जो चेंजेस होते हैं, इसमें दमा प्रवोक होता है। एलर्जेंस होते हैं, जैसे धान का सीजन है, धान कटा, धान कटने पे मरीज एकदम से आया, साहब सांस उखड़ गई, इनहेलर ले रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन सांस बहुत तेज उखड़ गई, अब किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रही है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो धान से एलर्जी था। किसी को अंडे से एलर्जी, जैसा आपने बताया, कुत्ते से एलर्जी है, तोते से एलर्जी है, ये एलर्जेंस। कबूतर से एलर्जी है, कबूतर की जो बीट होती है बहुत ही ज्यादा फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। आज हमारे हर घर में कबूतर का वास है, और आप देखेंगे कि कई कंट्रीज में कबूतरों को बैन कर दिया गया है, केवल इसी पीछे कि उनसे बहुत से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो एक लोगों को इसकी जानकारी देना भी आवश्यक है कि आने वाले समय में जहां जहां कबूतरों का वास है, वहां भी दमा प्रकोप हो रहा है, तो उनसे अपना बचाव करें और उनको वहां से हटाएं। तीसरा, जब पेशेंट हमारे पास आता है बहुत ही ज्यादा सांस उखड़ी हुई, तो हम उसे आईसीयू की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सांस रुकने की वजह से सांस कहीं ना कहीं अवरोध हमारे फेफड़ों में होता है, जिसके कारण उसको या तो वेंटिलेटरी सपोर्ट की या बाईपेप की आवश्यकता पड़ती है। एवीजी नामक एक खून की जांच होती है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाते हैं, ऑक्सीजन की, एसिड, बेस सबका पता लगाते हैं। उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। जैसा कि सभी हमारे विशिष्ट डॉक्टरों ने बताया कि उसके बाद में इनहेलर्स मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल दिया जाता है। नेबुलाइजेशन भी एक बहुत सेफ तरीका है बच्चों में, जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, फेफड़े तक दवा जाती है और वहीं से ही उसका लोकल इफेक्ट आता है। जो दवा हम टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में लेते हैं, वो खून के दौरान आती है, लीवर किडनी से पास होती हुई आती है, जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। एनीथिंग एल्स डॉक्टर AK सिंह? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इम्यूनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एस्थमा के मरीजों का जो है लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सालाना 6 महीने से ऊपर सालाना फ्लू की वैक्सीन लगाना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और जिन लोगों में इम्यूनिटी कमजोर है या जो 65 साल के ऊपर हैं, उनमें निमोनिया की वैक्सीन लगाना भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं, और उसके वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों से ये भ्रांति दूर करने में सफल हो चुके हैं कि इनहेलर का इस्तेमाल कोई एडिक्शन नहीं करता। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एडिक्शन तो नहीं होता। इसी तरह से अगर हमारे शरीर को दवा की ज़रूरत है, तो वो दवा कम से कम मात्रा में केवल इनहेलर द्वारा ही दी जा सकती है। जो भी दवाई हम मुंह से खाते हैं, जैसे कि सिरप लेते हैं या गोली लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो पहले पेट में जाती है, फिर लिवर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है, और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दवा फेफड़ों में सही ढंग से ले लें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करती है, और कम से कम खुराक, जैसा कि अभी आपने बताया कि मिलीग्राम के स्थान पर माइक्रोग्राम में दवा लेते हैं। और मेरे विचार से किसी भी प्रकार से कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होता जिससे कि यदि आप अस्थमा की बीमारी झेलते हैं, वो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स पैदा करती है रादर देन
ये दवाइयों के मामूली से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर ये बल्कि इससे लोगों की बच्चों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लोगों में कार्य भी अच्छा हो सकता है उसकी वजह से। तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस किसी तरह की नहीं आती, तो इसलिए ये आवश्यक है। सर किस तरह से फैलता है, किस चीज़ से बचाव किया जाए इसमें? जी फिर से सर। ये किस तरह से होता है अस्थमा और किस तरह जी। से बचाव किया जाए? ये उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। डस्ट है, डस्ट दो तरह की होती है, घरेलू डस्ट और बाहर की डस्ट, जो सड़क की डस्ट होती है। और सड़क की डस्ट में आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, जो भी ज़मीन में गिर रहा है, जो भी किसी तरीके से, मतलब आप चाहे सड़ी हुई सब्जी है या फूल है या कोई है, वो फैल रहा है। तो एक तो वो डस्ट हो गई। ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स या पराग कण जो विभिन्न पेड़ों और फूलों से निकलते हैं वो भी होते हैं। दूसरा फंगल के स्पोर्स, फंगाई के या फफूंदी के स्पोर्स यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक रिसीविंग स्टेशन होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन कहते हैं इनको हम लोग। तो एंटीजन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे फेफड़ों में, आँखों में से एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फिर मेमोरी में ले जाती है। जो मेमोरी सेल्स होती हैं जो उसमें चली जाती है, ये नेव लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, उसमें चली जाती है। 2-3 साल तो ऐसे सेंसिटाइजेशन होता है। फिर अचानक जब कभी वो एलर्जन जो आएगा तो है ही, वातावरण तो कभी साफ हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब वो शरीर में अंदर जाता है तो दोनों में रिएक्शन होता है उस मेमोरी के हिसाब से, और उससे कुछ तत्व निकलते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं उन्हें, जिससे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस की नलियों में, और संकुचन आ जाता है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा जिनमें पेरेंट्स में या रिश्तेदारों में अस्थमा होता है, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं। कईयों में एक जो हमारे लिए एक एंटीबॉडी होती है जो शरीर की रक्षा के लिए बनी है, IgE, वो भी बड़ा भीषण रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से तकलीफ इससे बढ़ बचाव जाती क्या है? है। जी, इसके बचाव क्या है? इससे बचाव यही है कि देखिए, बचना तो बड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से सबका बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रदूषित क्षेत्रों में कम जाकर हम लोग इसको बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा बचने का उन लोगों को है जो प्रेग्नेंट वुमेन है। इसलिए अब आप कहेंगे साहब अब मैंने नई फैक्ट्री खोली है, चलिए आपको पेंट की फैक्ट्री में घुमाना है। अब वो चली तो गई, लेकिन खास तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को एलर्जी से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एलर्जी वो ले रही हैं वो उनके बच्चे तक भी जा सकती है, और वो पैदाइशी अस्थमा का मरीज भी बन सकता है। तो इसलिए एलर्जन से यथासंभव बचना चाहिए। और देखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन सब में जाते हैं, हमें जाना पड़ता ही है, तो फिर जो बच सके वो बचे, जो नहीं बच सकता उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं। बस हमारे इंजीनियर्स जो हैं, वातावरण नगर पालिका के इंजीनियर्स वगैरह जो हैं, वो कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। ठीक सर, थैंक यू। नहीं पड़ती। यही वो दवाइयाँ होती हैं जो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, और कुछ लोगों में इस लेवल तक कंट्रोल करती है कि अस्थमा खत्म हो सकता है। तो लोगों को ये मैसेज देना जरूरी है कि इनहेलर्स अस्थमा में सेफेस्ट थेरेपी है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। टैबलेट से उतना फायदा नहीं होता। अस्थमा कैसे होता है, इसके बचाव? उसके बहुत सारे कारण हैं। ये जेनेटिकली मीडिएटेड होता है, मीन्स पैतृक होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी के मदर, फादर, नाना, चाचा, किसी भी एक जनरेशन में अगर अस्थमा होता है तो वहाँ के जीन्स होते हैं जो बाहर के एटमॉस्फेयर, जैसे पॉल्यूशन है, वायरल इन्फेक्शन है, स्मोकिंग है, पेंट्स है, इसकी वजह से वो रीएक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से दमा डरता है। उम्र की कोई सीमा होती है? उम्र की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी उम्र में ही हो सकता है, बट अधिकतर ये देखा गया है यंगस्टर्स में, जैसे 12 से 40 साल तक की एज में एस्मा का डेवलपमेंट किसी भी स्टेज पे आ सकता है।